limited liability partnership, commonly called as LLP. In this video, we will study conversion method. First, a small introduction, then conversion method, journal entries. Let us begin. To start with, Limited Liability Partnership Introduction. Limited Liability Partnership Act 2008, इसको ध्यान में रखना, ऑब्जेक्टिव पॉइंट ऑफ व्यू. इसका नोटिफिकेशन 31 मार्च 2009 को आया. इन एन LLP, रेगुलर पार्टनरशिप और लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप में क्या डिफरेंस है? जो पार्टनरशिप हम नॉर्मली बनाते हैं उसमें पार्टनर्स का लायबिलिटी अनलिमिटेड होता है और एक पार्टनर कुछ गड़बड़ करे तो बाकी के पार्टनर्स को उसको सॉल्व करना होता है, उसको बेयर करना होता है. यहां पर इफ वन पार्टनर, आप देखिए, इन एन LLP one partner is not responsible or liable for another partner's misconduct or negligence. यानी कि दूसरे किसी पार्टनर ने कोई भी प्रॉब्लम एराइज किया तो बाकी के पार्टनर्स उसके जवाबदार नहीं होंगे. नो पार्टनर वुड बी लायबल ऑन अकाउंट ऑफ independent or unauthorized actions of other partners, thus allowing individual partners to be shielded, मतलब covered from joint liability created by another partner's wrongful business decisions or misconduct. शॉर्ट में बोले तो दूसरे किसी पार्टनर का कोई भी स्टेप या मिसकंडक्ट या डिसीजन है उसकी जवाबदारी बाकी के पार्टनर्स पर नहीं जाएगी. दैट इज व्हाई इट इज कॉल्ड लिमिटेड लायबिलिटी. क्या एडवांटेजेस है फटाफट देख लो, कई बार थियरी क्वेश्चन में काम आता है. लो कॉस्ट फॉर्मेशन, इजी टू एस्टैब्लिश, आराम से बन जाता है. इजी टू मैनेज एंड रन. नो रिक्वायरमेंट ऑफ एनी मिनिमम कैपिटल, इतना पैसा लाना ही पड़ेगा जरूरी नहीं है. नो रिस्ट्रिक्शन एज टू मैक्सिमम नंबर ऑफ पार्टनर्स, मिनिमम तो 2 रहेगा लेकिन मैक्सिमम पार्टनर्स कितने भी हो सकते हैं. ये मेन मुद्दा था. पार्टनर्स आर नॉट लायबल फॉर एक्ट ऑफ अदर पार्टनर्स, जो अभी अभी आपको समझाया. गवर्नमेंट का कुछ खास इंटरफियरेंस नहीं है. इजी टू डिजॉल्व, अगर डिजॉल्व करना है तो इजीली हो जाएगा. और ऑडिट रिक्वायरमेंट ओनली इन केस ऑफ कंट्रीब्यूशन एक्सीडिंग 25 लाख. अगर कंट्रीब्यूशन 25 लाख से ज़्यादा है तो ऑडिट, या तो उनका टर्नओवर 40 लाख से ज़्यादा है तो ऑडिट का रिक्वायरमेंट होगा, अदरवाइज नहीं होगा. अकाउंटिंग प्रोसीजर, याद रहे जो भी अभी आगे वीडियो में बताया जाएगा वो कन्वर्जन मेथड को ध्यान में रख के बताया जाएगा. कन्वर्जन मेथड का अकाउंटिंग प्रोसीजर, इसमें क्या होता है कि आपका जो ओल्ड फर्म पार्टनरशिप फर्म है, जो नॉर्मल पार्टनरशिप फर्म है जिसमें पार्टनर्स का अनलिमिटेड लायबिलिटी होता है, they would like to convert it into LLP. So, जो ओल्ड फर्म होता है उसको कर देते हैं डिसॉल्व और लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप में कन्वर्ट. तो होगा ये कि द बुक्स ऑफ अकाउंट्स ऑफ द ओल्ड फर्म उसको क्लोज करना होगा और नया LLP जो बनेगा वो फ्रेश सेट ऑफ बुक्स से बनेगा. अकाउंट्स जो प्रिपेयर करना होगा, रियलाइजेशन अकाउंट, आपने 12th स्टैंडर्ड में डिसोल्यूशन टॉपिक पढ़ा था, कुछ उसी लाइन पर. रियलाइजेशन अकाउंट, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, कॉलमनर फॉर्म, LLP अकाउंट
और कैश एंड बैंक अकाउंट। अगर प्रॉब्लम के अंदर पार्टनर्स लोन है, देन वी ओपन अ सेपरेट पार्टनर्स लोन अकाउंट अगर है तो। ये आप सबको पता ही है कि जो भी टॉपिक्स है उसके सॉल्व्ड प्रॉब्लम्स मैंने ये वेबसाइट पर आपको दिए गए हैं, www.vyaseducation.in। You can visit this website and see all the problems solved and explained in a simple language. To start with, ये देखो एंट्रीज इन द बुक्स ऑफ, ये बराबर देखो ओल्ड फॉर्म। मैंने आपको बताया कि ओल्ड फॉर्म जो है वो क्लोज हो जाएगा, डिसॉल्व हो जाएगा और एलएलपी शुरू हो जाएगा। आपका मेन अकाउंट है रियलाइजेशन अकाउंट। ये आपका पार्ट 1 है जिसमें मैं आपको जर्नल एंट्री बता रहा हूं। पार्ट 2 के अंदर इसका लेजर में कैसे पोस्टिंग करेंगे वो भी बताया जाएगा। रियलाइजेशन टू सन्ड्री एसेट्स, यानी कि रियलाइजेशन अकाउंट के डेबिट साइड में आपको एसेट्स ट्रांसफर करना होगा टू प्लांट मशीनरी, टू डेटर्स, टू इन्वेस्टमेंट, टू स्टॉक एक्सेट्रा। एट बुक वैल्यू का मतलब जो बैलेंस शीट के अंदर अमाउंट दिया है वो अमाउंट को लेकर के। एसेट्स आर टू बी ट्रांसफर्ड ऑन द डेबिट साइड ऑफ रियलाइजेशन अकाउंट, बट liabilities are to be transferred on the credit side of realization account। ये देखिए sundry outside यानी external liabilities to realization, so liabilities will be transferred on the credit side। और याद रहे मैंने 2-3 मिनट पहले बताया था कि पार्टनर लोन अगर है तो उसका सेपरेट छोटा सा लेजर बनेगा, उसको रियलाइजेशन अकाउंट में ट्रांसफर नहीं करना है। यहां एक वर्ड लिखा है देखो, आउटसाइड एक्सटर्नल लायबिलिटीज। ओके, तो ये आपका पहला स्टेप होता है एसेट्स ऑन द डेबिट ऑफ रियलाइजेशन अकाउंट एंड ट्रांसफर आउटसाइड लायबिलिटीज ऑन द क्रेडिट साइड ऑफ रियलाइजेशन अकाउंट। नेक्स्ट, परचेस कंसिडरेशन, पीसी हम कई बार शॉर्ट में बोलते हैं। न्यू कंपनी टू रियलाइजेशन, ऐसे कई टॉपिक्स में हम बोलते हैं। यहां पर हम बोलेंगे एलएलपी अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन परचेस कंसिडरेशन ड्यू। ये एंट्री तो आपको हमेशा का है, देना ही है। ये रियलाइजेशन अकाउंट के क्रेडिट में दिखेगा यहां पर। परचेस कंसिडरेशन का मेथड वही है जो हम एमालगमेशन, एब्जॉर्प्शन, रिकंस्ट्रक्शन वगैरह टॉपिक्स में करते हैं। एक मेथड होता है नेट एसेट्स मेथड, जिसमें एसेट्स टेकन ओवर लेस लायबिलिटीज टेकन ओवर, लेकिन मेन वर्ड ये है एग्रीड वैल्यू यानी कि रिवाइज्ड वैल्यू। तो जो भी एसेट्स टेक ओवर हुआ है पूरा लिस्ट बनेगा, जो भी लायबिलिटीज एलएलपी टेक ओवर करेगा उसका लिस्ट बनेगा। रिवाइज्ड वैल्यू यानी कि एग्रीड वैल्यू लिया जाएगा। अगर प्रॉब्लम साइलेंट है तो जो बैलेंस शीट में बुक वैल्यू दिया है वही वैल्यू हमको लेना होगा। तो ये बड़ा कॉमन मेथड है प्रॉब्लम सॉल्विंग के अंदर। एसेट्स टेकन ओवर लेस लायबिलिटी टेकन ओवर गिव्स यू परचेस कंसिडरेशन, और ये अमाउंट इस एंट्री में चला जाएगा, थर्ड एंट्री में। ये जो दूसरा मेथड है नेट पेमेंट मेथड, कम दिखता है, फिर भी पीसी इज इक्वल टू टोटल पेमेंट बाय एलएलपी टू द पार्टनर्स ऑफ द ओल्ड फर्म। यानी कि एलएलपी यानी न्यू कंपनी आप ऐसा बोल सकते हो, ये क्या पेमेंट करती है ओल्ड पार्टनर्स या ओल्ड फर्म को, वो जितना पेमेंट करती है दैट इज टू बी कंसिडर्ड एज अ परचेस कंसिडरेशन। इट इज कैलकुलेटेड बाय एडिंग अप ऑल द अमाउंट्स पेड बाय द एलएलपी टू द पार्टनर्स ऑफ द ओल्ड फर्म। यानी एलएलपी मान लो 1 लाख रुपया कैश देती है और 1 लाख रुपया चेक से देती है,
तो 1 लाख और 1 लाख 2 लाख का पेमेंट हुआ, तो परचेस कंसिडरेशन टू बी टेकन एज 2 lakhs. That is what is told by adding up all the amounts paid by LLP to the partners. यानी LLP क्या पेमेंट करती है वो सब का टोटल करके, इसलिए तो इसका नाम है नेट पेमेंट्स मेथड. एसेट, कई बार ऐसा होता है कि कोई एसेट LLP टेक ओवर नहीं करती है, तो ओल्ड फर्म के पास 2 ऑप्शन रहते हैं. पहला ऑप्शन होता है कि एसेट को सेल कर दे. अगर एसेट सेल करेंगे तो कैश विल कम इन, तो कैश और बैंक अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन, ये एंट्रीज वही है जो डिसोल्यूशन में हम 12th स्टैंडर्ड में देते हैं. कैश टू रियलाइजेशन, वेदर एसेट इज रिकॉर्डेड और नॉट रिकॉर्डेड. अगर एसेट बेचा तो कैश टू रियलाइजेशन इज द एंट्री. लेकिन मान लो एसेट ट्राई करने पर भी नहीं बेच पाए, तो फिर पार्टनर्स टेक ओवर करेंगे उसको. द पार्टनर विल टेक ओवर द एसेट. तो कैश निकल जाएगा क्योंकि आप बेच नहीं रहे हो, और कैश की जगह पे फिर हुएवर इज द रिसीवर, द पार्टनर हु इज द रिसीवर, हिज कैपिटल अकाउंट शैल बी डेबिटेड. सो आइदर एसेट इज सोल्ड और इट इज टेकन ओवर बाय पार्टनर. कई बार क्वेश्चन के अंदर वो लोग बोलते हैं कि ये एसेट LLP ने टेक ओवर नहीं किया, फिर प्रॉब्लम साइलेंट हो जाता है. तो इफ एनी एसेट इज नॉट टेकन बाय LLP, देन यू हैव टू एज्यूम दैट ऑल पार्टनर्स टेक ओवर दैट एसेट इन देयर प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो. एंट्री यही रहेगा. समझो 2 पार्टनर है तो A कैपिटल अकाउंट डेबिट, B कैपिटल अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन. अगर कोई एसेट LLP ने टेक ओवर नहीं किया तो पार्टनर्स विल टेक ओवर दैट एसेट इन देयर प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो. कोई टीचर्स प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो के बदले कैपिटल रेशियो भी लेते हैं. ऑल्टरनेटिवली मैंने लिखा है, बट ज्यादातर हम लोग प्रॉब्लम सॉल्विंग में प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो से ही काम चलाते हैं. सिमिलरली लायबिलिटीज या एक्सपेंसेस जब हम पे करते हैं, व्हेन वी पे एक्सपेंसेस और लायबिलिटीज वेदर दे आर रिकॉर्डेड और नॉट, एंट्री इज वेरी सिंपल. रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू कैश. याद रहे, इधर कैश टू रियलाइजेशन, रिवर्स रियलाइजेशन टू कैश. अगर कोई लायबिलिटी LLP टेक ओवर नहीं करता है तो फिर पार्टनर विल टेक ओवर, यानी पार्टनर वो पैसा चुकाएगा. तो इसी 6 नंबर एंट्री में से कैश निकल जाएगा और वहां पर पार्टनर का नाम आएगा. पार्टनर विल बी द गिवर. वो पैसा कौन चुकाएगा? वो पार्टनर चुकाएगा. तो या तो रियलाइजेशन टू कैश या तो फिर रियलाइजेशन टू पार्टनर्स कैपिटल. जो रूल एसेट का है वही रूल लायबिलिटी का है कि इफ एनी लायबिलिटी इज नॉट टेकन ओवर बाय LLP, अगर LLP ने लायबिलिटी टेक ओवर नहीं किया तो आपको यह एज्यूम करना है कि ये पार्टनर्स जो ओल्ड फर्म के हैं वो इसको टेक ओवर करेंगे. टेक ओवर का मतलब वो इसको सेटल या क्लियर या पे करेंगे. कौन से रेशियो में? प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो. कोई टीचर्स जैसे आगे बोला कैपिटल रेशियो से भी एंट्री पास करते हैं, बट वी आर गोइंग फॉर एंड मैक्सिमम टीचर्स आर गोइंग फॉर प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो. ये मैंने आगे बताया. www.vyaseducation.in जरूर विजिट करिएगा. सब टॉपिक्स के आपको सॉल्व्ड प्रॉब्लम्स मिलेंगे. अब क्वेश्चन जब आपको देते हैं तो ओल्ड फर्म का बैलेंस शीट आपको दिया जाता है, तो कई बार बैलेंस शीट के अंदर एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट्स, लॉसेस, रिजर्व्स होते हैं. तो वो प्रॉफिट्स या लॉसेस या रिजर्व्स जो भी है, दैट यू आर सपोज टू ट्रांसफर टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो. अगर लॉस है
तो पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट के डेबिट साइड में लेना है, और अगर प्रॉफिट्स है तो पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट के क्रेडिट साइड में लेना है। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट बैलेंस, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट बैलेंस का मतलब क्या होता है? लॉस। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट क्रेडिट बैलेंस का मतलब क्या होता है? गेन, और व्हाट यू कॉल इट एज प्रॉफिट। तो जनरल रिजर्व या पीएल क्रेडिट बैलेंस ये आपको बैलेंस शीट में लायबिलिटी साइड पे मिलेगा, और ये जो लॉसेस है ये आपको बैलेंस शीट में एसेट साइड पे मिलेगा। तो चाहे प्रॉफिट या लॉस कहां ट्रांसफर करेंगे? पार्टनर कैपिटल अकाउंट। लॉस होगा तो डेबिट में, और प्रॉफिट या गेन होगा तो कैपिटल अकाउंट के क्रेडिट में ट्रांसफर होगा। ओके, तो ये आपको बराबर लिखा गया है, देख लेना। इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, अगर पार्टनर का लोन है तो एक छोटा सा पार्टनर लोन अकाउंट बनेगा, और उसको पे करने के लिए एंट्री बनेगा पार्टनर्स लोन टू कैश। और अगर कैश अवेलेबल नहीं है तो फिर जो पार्टनर का लोन है उसी पार्टनर के कैपिटल अकाउंट में पार्टनर लोन का अमाउंट ट्रांसफर किया जाएगा। तो सेपरेट पार्टनर लोन अकाउंट इज ओपन्ड, क्लियर लिखा है। इफ कैश बैंक बैलेंस नॉट टेकन बाय एलएलपी, एलएलपी ने कैश बैलेंस टेक ओवर नहीं किया, तो हमारे पास पैसा पड़ा है और उसी पैसे से हम लोन को सेटल कर सकते हैं, पार्टनर लोन टू कैश, करेक्ट। आपका रियलाइजेशन अकाउंट जो है उसका जो डिफरेंस आएगा वो रियलाइजेशन अकाउंट का डिफरेंस या तो प्रॉफिट या तो लॉस, जो भी है प्रॉफिट और लॉस ऑन रियलाइजेशन विल बी ट्रांसफर्ड टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। तो आपको प्रॉफिट होगा तो पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट के क्रेडिट में चला जाएगा, और अगर लॉस होगा, ये देखिए, अगर लॉस होगा तो पार्टनर का कैपिटल अकाउंट के डेबिट में जाएगा। आपका रियलाइजेशन अकाउंट प्रॉफिट या लॉस जो भी देगा वो नीचे पार्टनर के कैपिटल अकाउंट में प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में जाएगा। अगर फिक्स्ड कैपिटल है, आपने लोअर स्टैंडर्ड में पढ़ा था, तो कैपिटल अकाउंट भी होता है और करंट अकाउंट भी होता है। तो करंट अकाउंट का जो भी बैलेंस है उसको कैपिटल अकाउंट में ट्रांसफर कर देना। करंट अकाउंट बैलेंस विल बी ट्रांसफर टू रिस्पेक्टिव कैपिटल अकाउंट। कम प्रॉब्लम देखने को मिलते हैं। जब रियलाइजेशन अकाउंट आप बनाते हो तो डेटर्स को डेबिट में लिखते हैं, तो डेटर्स को जब डेबिट में लिखते हैं तो ग्रॉस वैल्यू लिखने का इनर कॉलम में जो फिगर होता है और जो आरडीडी होता है उसको अलग से रियलाइजेशन के क्रेडिट में दिखाना होता है। यानी रियलाइजेशन अकाउंट डेटर्स डेबिट में दिखेगा और आरडीडी अलग से। मैं पार्ट 2 में आपको बताऊंगा पूरा लेजर में कैसे पोस्टिंग करना है, लेकिन ये हिंट आपको दे रहे हैं कि डेटर्स को ग्रॉस अमाउंट इनर कॉलम का अमाउंट लिखना और लेस आरडीडी वाला जो अमाउंट है उसको अलग से क्रेडिट साइड में लिखना होता है। इस वीडियो में आपको जर्नल एंट्रीज और कुछ कुछ उसका एक्सप्लेनेशन आपको दिया। जो नेक्स्ट पार्ट होगा उसमें इसका लेजर पोस्टिंग कैसा करना और बाद में प्रॉब्लम सॉल्विंग। स्टूडेंट्स को मैंने एक खास यहाँ ध्यान से मैंने इधर लिखा है, स्लो प्रोग्रेस इज ऑलवेज बेटर देन नो प्रोग्रेस। रोज थोड़ा थोड़ा पढ़ेंगे तो अच्छा है, बिल्कुल ना पढ़ने से, करेक्ट है। और आपको बोला है स्टे पॉजिटिव, और मेरा फेवरेट सेंटेंस है नेवर गिव अप नेवर क्विट। मैदान छोड़ के भागना नहीं, डटे रहना, एक दिन सक्सेस आपको जरूर से मिलेगा। तो इस वीडियो में बस इतना ही। सी यू देन इन पार्ट 2। दैट्स ऑल। थैंक्स फॉर वॉचिंग।